भाग 3। मेरे भाग्य में क्या है। अभी तक आपने पढ़ा, रूही और करण की शादी तय हो जाती है और सब लोग तैयारियों में लग जाते हैं। किंजल घर का सारा काम अपने हाथों में ले लेती है। कॉलेज से आते वक्त एक गाड़ी रूही का किडनैप कर लेती है और उसे सड़क पर मारपीट करके फेंक देती है, जो हॉस्पिटल में भर्ती होकर दम तोड़ देती है। अब कहानी आगे। मशीन से आती बीप की आवाज़ मानो सबके हृदय में छेद कर रही थी। हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड में खड़ा हर शख्स फूट-फूट कर रो रहा था। उनका रुदन सुनकर आस-पास के कमरों से लोग दौड़ आए थे। कोई किसी को दिलासा देने की स्थिति में नहीं था। रूही के माँ-पापा फूट-फूट कर रो रहे थे। किंजल रोते-रोते बेहाल थी। वो उसकी दोस्त कम बहन जैसी थी। करण के सारे सपने उसके साथ ही खत्म हो गए थे। उसकी आंखों में रो रो कर भी लाल हो गई थी। माधुरी जी भी बैठी रो रही थी। रूही की बहन रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी थी। आदित्य और अगल बगल के लोग सबको दिलासा देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। आदित्य हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके रूही को एम्बुलेंस में लेकर उसके घर विदा होता है। सब लोग उसके घर जाते हैं। घर पर पड़ोसियों का जमावड़ा लग जाता है। सब उनसे तरह तरह की बातें पूछ रहे थे। करण अब चुप हो गया था, पर आदित्य जानना था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। वो आदित्य के साथ मिलकर रूही के संस्कार की तैयारी करने लगता है। जिस आंगन में बारात आनी थी और बेटी को विदा होना था, आज उसी आंगन से दुल्हन की विदाई हो रही थी। पर वो हमेशा के लिए करण चुपचाप सब कर्मों को करता गया। पर जब चिता को अग्नि देने का समय आया तो वो रूही का मुंह अपने हाथों से पकड़कर बिलक बिलक कर रो पड़ा। आदित्य उसे पकड़कर दूर करता है और उसके पापा रूही की चिता को आग लगा देते हैं। सब वहां से वापस आकर रूही के माँ पापा को सांत्वना देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। करण भी अपने टूट चुके वजूद को किसी तरह समेट कर माँ और किंजल के साथ अपने घर को विदा होता है। आदित्य रूही के माँ पापा को यकीन दिलाता है कि वो बहुत जल्द उसके कातिलों को पकड़ लेगा। वो गुस्से से तमतमा रही थी। अपने हाथों का बैग उसके मुंह पर फेंकते हुए वो चिल्ला पड़ी, हमारे बीच में किंजल से तुम्हारी शादी करने की बात हुई थी ताकि करण उसे तुम्हारे साथ देखकर तड़पता रहे। किसी को मारने की बात नहीं हुई थी। वो पुलिस वाला अब कुत्तों की तरह हमारी खोज में निकल पड़ा है। याद रखना, मैं पकड़ाई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। पास रखे कुर्सी को पैरों से मारते हुए जाने लगी। शिवांगी, शिवांगी रुको, पहले मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इन दोनों को मैंने उसे मार कर डराने और फिर उसे छोड़ देने को बोला था, पर इन दोनों ने उसको भगाने की कोशिश अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए उसे सड़क पर धकेल दिया। हमने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगी। वैसे तुम डरो मत, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। तुम मजे से घूमो, करण तुम्हारा ही पति बनेगा। वो प्रखर था जो शिवांगी के साथ हाथ मिलाकर करण को बर्बाद करने मैदान में उतर चुका था। रिक्की और आदेश वहीं कुर्सी पर बैठे उसके गुस्से से डरे हुए थे। मेरे करण को कुछ नहीं होना चाहिए प्रखर, वरना मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी जेल में बंद करवा दूंगी। वो करण रूही से प्यार नहीं करता था, वो किंजल को पाने के लिए नाटक कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में किंजल के लिए बेचैनी और प्यार देखा था, तभी उसने मुझे उस 2 टके की लड़की के लिए थप्पड़ मारा था। तुमने बेचारी रूही की जान ले ली। अब तुम किंजल को पटाओ और उससे शादी करके अपने भाई का बदला लो। उसे इतना तड़पाओ कि वो बिल्कुल टूट जाए। करण अकेला पड़ जाएगा, तब मैं उसे अपना बना लूंगी। मैंने उसके लिए अपनी मम्मी पापा को छोड़ दिया और अपना लुक चेंज कर लिया। देखो, मैंने भी उस किंजल के जैसे कुर्ती सलवार पहना है, मेकअप करना छोड़ दिया, बाल लंबे करवा रखे हैं। अब बोलो, क्या वो किंजल मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तुम जल्दी उसे अपनी जाल में फंसाओ और मेरी राह का कांटा हटाओ। मैं जा रही हूँ, वो प्रखर से कहकर जाने लगती है तो वो उसका बैग उठाकर देता है और तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ और घूमो फिरो, ऐश करो। उसे कुछ दिन दुख मनाने दो। जब वो कॉलेज आती है तो उससे शादी की बात करता हूँ। वो उसका हाथ थपथपाकर कहता है। वो खटखट करती चली जाती है। ये अंग्रेजन बहुत ही बेवकूफ़ है, ठहाके लगाकर बोलता है। करण से शादी करेगी, उसे पता नहीं है मैं उस करण प्रताप ठाकुर को पूरी तरह बर्बाद करने वाला हूँ और उसे अपने भाई की तरह बिस्तर पर पूरी जिंदगी के लिए बैठा दूंगा। ऐसी जिंदगी बना दूंगा कि वो अपनी मौत के लिए तड़पेगा, पर उसे मरने नहीं दूंगा। वो पागल हाथी की तरह चिंघाड़ रहा था। सूरज अपनी लाली के लिए निकल चुका था। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़
से एक ताजगी सी छाई थी, पर माधुरी जी के घर में हर ओर दुख की छाया पसरी हुई थी। कहीं कोई शोर हो हल्ला नहीं था, नौकर चाकर भी चुपचाप अपने काम में लगे थे और किंजल अपने कमरे में दुबकी पड़ी थी। माधुरी जी करण के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती हैं और उसे खुद से खाना खिलाती हैं और उसे बहुत समझाती हैं, बेटा वो इतनी ही किस्मत लिखा कर लाई थी, अब उसे सोच कर मत रोया करो। मैं ये नहीं कहती कि उसे भूल जाओ, अपने दिल से उतार फेंको, तुम उसके साथ बिताए अच्छे लम्हों को याद करो। यदि तुम उससे प्यार करते थे तो रोना छोड़ दो बेटा, वो जहाँ भी होगी तुम्हें रोता देख दुखी रहेगी। तुम अच्छे बेटे हो ना, मेरी बात मानो और अपनी बिजनेस और फैक्ट्री पर ध्यान दो। वो लोग भी तुम्हारे दुख से अपने 2-3 महीने से रुका वेतन नहीं मांग रहे हैं। बेटा दुख से बाहर आओ और सबका ख्याल रखो। 2 महीने बीतने वाले हैं। किंजल भी कॉलेज जाना छोड़ चुकी है। अगले महीने उसकी फाइनल परीक्षा है। मेरी कोई बात नहीं सुनता। ऋचा भी कितनी समझा कर गई थी, पर वो कुछ नहीं सुनती है। अब तुम ही उसे समझाओ बेटा, वरना वो फेल हो जाएगी। उसके पापा का सपना टूट जाएगा। आदित्य भी अब अपनी बच्ची को खुद रखता है। उसने फुल टाइम आया को घर में रख लिया है, कहकर उसका सर सहलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती हैं। करण का दिमाग माँ की बातों को सुनकर भक से खुल जाता है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, ये सोचकर कि सब उसके कारण परेशान है और वो अपने दुख में सबको भुलाए बैठा है। उसे किंजल और फैक्ट्री के लोगों के लिए चिंता होने लगती है। वो उठकर तैयार होकर किंजल के कमरे में जाता है। किंजल उठो, तैयार हो, कहकर उसे देखने लगता है। वो रूही के गम में लगातार रोने और कम खाने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा कुम्हला गया था। मेरा मन नहीं है छोटे ठाकुर, वो धीरे से बोली। मैंने कहा ना, उठो तैयार हो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बोलकर वो माँ के कमरे में जाकर उन्हें किंजल को बाहर लेकर जाने की बात बताता है। वो खुश होती हैं। करण बाहर गाड़ी में बैठकर किंजल का वेट करने लगता है। वो ब्लू कुर्ती पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। करण उसे आधा देखकर अपने बगल वाला गेट खोल देता है और वो गुमसुम सी बैठ जाती है। वो उसे अपने फैक्ट्री लेकर जाता है, वर्कर से मिलवाता है और सबको 1-2 दिन में पेमेंट करने की बात बताता है। मैनेजर से मिलकर काम की रिपोर्ट लेता है और किंजल से मिलता है। मैनेजर भी किंजल के पापा की ईमानदारी के कायल थे। वो उन्हें प्रणाम करती है और वो किंजल को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। दोनों ऑफिस में बैठते हैं, जहां मैनेजर करण को कुछ जरूरी फाइल देता है जो पेंडिंग में पड़ा था। वो सब कुछ देखकर कल से रोज फैक्ट्री आने की बात करके किंजल के साथ निकल जाता है। वहां से वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसकी पसंद का खाना मंगवाता है। वेटर रखकर चला जाता है। वो खाने लगा पर वो चुपचाप बैठी थी। खाओ किंजल, तुम्हारी पसंद के पनीर चाउमीन है। वो उसकी तरफ आंखें उठाती है। आप खाइए छोटे ठाकुर, मेरा मन नहीं करता। करण 1 मिनट के लिए उसकी आंखों की झिलमिल में खो सा गया, फिर संभालते हुए उसे प्यार से समझाकर खिलाता है। वो उसकी बात को मानकर खाने लगती हैं। उसी समय शिवांगी रेस्टोरेंट में खाने आती है। उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो वो रुक जाती है। उन दोनों की पीठ की तरफ वो खड़ी थी, इसीलिए उनकी नज़र में इस पर नहीं पड़ी। शिवांगी उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से से खौलने लगती है। वो बाहर आकर प्रखर को फ़ोन करके 5 मिनट में आने को बोलती है और खुद अंदर जाकर उन्हें देखने लगती है। प्रखर 5 मिनट से भी कम समय में आता है और दौड़ते हुए आकर उसके पास आता है। कहाँ है वो लोग, वो पूछता है। वो उसके टेबल की तरफ इशारा करती है। उन्हें देखकर प्रखर भी गुस्से में आ जाता है। इसकी तो मैं, तुम रुको, कहकर उनकी तरफ जाने लगता है। नहीं नहीं, अभी सही समय नहीं है, चलो यहाँ से, इसके कॉलेज आने का इंतजार करेंगे। अभी चलो, करण का मुझे देखना अभी ठीक नहीं है। वो उसे खींचकर बाहर ले जाती हैं। वो दोनों खाकर बाहर आते हैं। शिवांगी और प्रखर अपनी गाड़ी में काला शीशा चढ़ाए बैठकर उन्हें ही देख रहे थे। दोनों चले जाते हैं और ये दोनों गुस्से से एक दूसरे को बस झांक रहे थे। आदित्य अपनी बच्ची को आया के पास छोड़कर जाता था। ये बात उसके सास ससुर को पसंद नहीं थी। वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे। जूही उनके दोस्त की तलाकशुदा बेटी थी। उनके बाजू वाले घर में रहती थी। लड़के को मॉडर्न लड़की पसंद थी, पर जूही सिंपल और साधारण प्यारी सी लड़की थी। उसने जूही को 6 महीने में ही तलाक देकर अपनी मॉडल कलीग से शादी कर ली थी। उसके बाद जूही अपने पापा के साथ ही रहती थी। 2 साल हो चुके थे, पर
शादी के लिए वो तैयार नहीं थी। वो अपने पति के ठुकराए जाने के कारण शादी करने का इरादा त्याग चुकी थी। नन्ही गार्गी 7 महीने की होने चली थी। उसके दांत आने शुरू हो गए थे, तो अक्सर वो तबीयत खराब रहती थी। उस दिन आया को अपने गांव जाना था, 1 सप्ताह के लिए, जो बेहद जरूरी था। आदित्य उसे छुट्टी देकर खुद पर घर पर गार्गी का ध्यान रख रहा था, पर एक मर्डर केस आ जाने के कारण उसे थाने जाना था। रूही के कातिल की खोज में वो बहुत मेहनत कर रहा था, पर कुछ पता नहीं चला था। इसीलिए वो अब करण के घर जाने या मिलने से हिचकने लगा था। वो अपनी सास को फोन करके सब बातें बताता है। वो गार्गी को उनके पास पहुंचा जाने के लिए बोलती हैं। आदित्य जल्दी से तैयार होकर घर लॉक करके अपनी ससुराल पहुंचता है और बेटी को सास के हवाले कर चला जाता है। वो केस में ऐसा उलझा था कि सुबह से जाकर फुर्सत मिलती थी। उसे अपनी बेटी की याद आती तो वो ससुराल ही चला जाता था। वहाँ पता चलता है कि गार्गी को बगल वाले घर में जूही ले गई है। वो नाश्ता करने लगता, ससुर उसे शादी करने के लिए कहते हैं, पर वो चुप हो जाता है। चाची, ये लीजिए आपकी गुड़िया, मैंने इसे नहा धोकर सुंदर बना दिया है। इसके बाल भी बांध दिए हैं और दूध भी पिला दिया है। वो जो हर वक्त चुप चुप रहती थी, गार्गी के कारण उसका बचपना जग गया था। एक सांस में बोल पड़ी। आदित्य उसे बेहद हैरानी से देखे जा रहा था। वो अनजान आदमी को खुद को घूरते पाकर सकपका जाती है। यो वो समझ जाती है कि यही गार्गी के पापा और चाचा चाची के जमाई हैं। अपने पापा और चाचा से उसके बारे में सुनती रहती थी। चाची के पास जाकर गार्गी को उनके हाथों में देकर चली आती है। वो पीछे से रुक सी गई तो रुक तो चिल्लाती ही रह जाती। वो नहीं रुकती। बेटा, हम दोनों ने आपके लिए इसी को पसंद किया है। मोहन शर्मा, जो उसके ससुर थे, उसे जूही को दूर तक घूरता पाकर हौले से कहते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर सारी बात उसे धीरे धीरे बताते हैं। उसे सब सुनकर बुरा लगता है। वो कुछ नहीं बोलता। बेटा, तुम तैयार हो जाओ तो एक बच्ची को माँ मिल जाएगी और उस उजड़ी लड़की को घर बार। वो तुम्हारी बच्ची और घर को अच्छी तरह संभाल लेगी। गुड़िया, दादा दादी का दिया नाम, अभी छोटी है, इसे माँ की ज़रूरत होगी। वैसे भी ये लड़की है। बेटा, लड़कियों के बहुत सारे दिक्कत होते हैं जो वो बड़ी होकर झेलती है, पर पिता को नहीं बताकर माँ को बताती है। तुम सोच लो बेटा, तो हम बात पक्की कर लेंगे। आदित्य की सास उसे प्यार से समझाते हुए कहती हैं, माँ जी, रुचि की मौत के बाद मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, पर आपने गार्गी के बारे में जो बताया वो भी सब सही है। मुझे सोचने का टाइम दीजिए। वो गार्गी के भविष्य को सोचकर बोला, बेटा जी, इतना भी टाइम मत लगा देता कि जूही की शादी कहीं और तय हो जाए। इसीलिए आप मुझे 2-3 दिन में जवाब दे दीजिए। मोहन जी उसे कुछ कुछ सहमत देखकर जल्दबाजी करने में लग गए। ठीक है पापा और माँ जी, मैं चलता हूँ, रात भर जगा हूँ, कुछ देर सोऊंगा। गार्गी को रखने में आपको परेशानी ना हो तो शाम तक रख लीजिए, मैं शाम में आकर ले जाऊंगा। वो झिझकते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम जाओ आराम करना, गार्गी के पास हम हैं और जूही भी हैं। वो हंसते हुए कहते हैं। वो चल देता है। करण, कैसा है तू यार, एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया तूने, गार्गी के बारे में भी नहीं पूछा। वो रास्ते भर जूही के बारे में सोचते सोचते करण के पास मदद के लिए आ गया था। आ बैठ यार, बहुत उलझा हुआ हूँ, इसीलिए अब कहीं जाने आने का, किसी से मिलने का दिल नहीं करता। वो मायूसी से कहता है, देख करण, मैंने बहुत कोशिश की कि रूही के कातिलों को ढूंढने की, पर उन्होंने कुछ सबूत ही नहीं छोड़ा है। काफ़ी कोशिश के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके कारण मुझसे नाराज़ होना। वो अपने दिल की बात बताता है। अरे यार, ऐसी बात नहीं है, मैं अब धीरे धीरे रूही के गम से उबर रहा हूँ। वो तो चली गई, पर सभी लोग को मेरी ज़रूरत है यार, इसीलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तू बेकार में अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा, तू 2 मिनट बैठ, मैं गार्गी को किंजल के पास से लेकर आता हूँ। वो उठते हुए कहता है। करण, रुको, वो नहीं है किंजल के पास, वो अपने दादा दादी के पास है। वो उसे रोकते हुए पकड़ कर बैठाता है और सारी बात पूरी डिटेल में बताता है। अब तू मुझे सलाह दे करण, तू मेरा दोस्त ही नहीं भाई जैसा है। मैं तुझको मदद मांगने आया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। वो अपना सर पकड़ कर बोलता है, बेटा,
तुम हाँ कर दो, तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छा फैसला लिए हैं, तुम इस चांस को गवाओ मत और आज ही हाँ कर दो। माधुरी जी उन दोनों के लिए चाय बिस्कुट लेकर आई थी, जो सारी बात सुनकर उसे समझाती हैं। हाँ दोस्त, अब रुचि की जगह तो नहीं, गार्गी को तो माँ तो मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। कल को वो बड़ी होगी तो तू उसे अकेले नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए शादी तू कर ले। उसकी माँ आएगी तो उसका ख्याल रखेगी और तुझे भी घर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करण उसे समझाकर बोलता है। वो उन दोनों की बातों को समझकर शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर खाना खाकर घर जाकर सो गया। शाम में जब गार्गी को लेने गया तो जूही उसे गोद में बैठाए बरामदे में टहलती लोरी गा रही थी। दोनों की नजरें जूही वो सोई हुई गार्गी को उसके हाथों में देकर जाने लगती हैं। जब वो उसे पुकार बैठता है, 1 मिनट रुकिए प्लीज, वो नजरें नीचे किए रुक जाती हैं। मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है जूही, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है और मुझे तुम्हारे बारे में, तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। क्या तुम मेरी गार्गी की माँ बनना पसंद करोगी? वो सीधे शब्दों में उसकी राय जानना चाहता था। जूही उसके इकरार से शर्मा जाती है। उसे गार्गी से बहुत प्यार हो गया था। वो जब भी अपने दादा दादी के पास आती थी तो जूही ही सारा दिन उसका ख्याल रखती थी। वो गर्दन को हाँ में हिलाकर भाग जाती है। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने सास ससुर से मिलकर उन्हें शादी के लिए हाँ कर देता है और गार्गी को लेकर घर आ जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आज किंजल एडमिट कार्ड लेने करण के साथ कॉलेज आई थी। कॉलेज में घुसते ही उसे रूही की याद आ गई और वो रोने जैसी होने लगी थी। याद तो करण को भी उसकी बहुत जोरों से आई थी। उसका हंसना, छुप छुप कर देखना, उसके साथ शादी के लिए इजहार करना, सब बातें आंखों के सामने आ गई थी। पर वो जानता था कि अब उसे कमजोर नहीं पड़ना है, वरना किंजल रोना शुरू कर देगी। वो उसका सर चपचपाते हुए नीचे उतरकर उसे भी उतरने का इशारा करता है। दोनों की आंखें गमगीन थी। वो उसे लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है। प्रिंसिपल साहब करण को हाथों हाथ लेते हैं। किंजल को एडमिट कार्ड वहीं मंगवा लेता है। तुम यहीं बैठो। वो किंजल को भी ऑफिस में बैठने के लिए बोलता है, पर वो मीनाक्षी से मिलने की बात कहकर बाहर निकलती है। 1 मिनट सर, करण उनसे कहता है। बाहर उसके पीछे जाता है किंजल। कहीं दूर मत जाना यहाँ से, मैं यहीं हूँ, तुम जल्दी से आओ। वो थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि रूही भी कॉलेज से ही गायब हो गई थी और धमकी वाले खत के बाद वो दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो सहमति में सर हिला देती है और आगे बढ़ती है। पिलर के पीछे छुपा आदेश, जो गेट के पास ही उसका छुपकर इंतजार कर रहा था, दौड़ते हुए एक कमरे में घुसता है। प्रखर, वो आ गई है, पर उसके साथ वो करण प्रताप भी है। वो अभी ऑफिस में बैठा है और किंचल एडमिट कार्ड लेने जा रही है। दौड़ने के कारण वो हाँफ रहा था। गुड, आज मछली को फंसाकर ही रहूंगा। तुम लोग उस करण पर नजर रखो और मैं आता हूँ किला फतह करके। प्रखर जीत के नशे में चूर था। वो बाहर निकलकर किंजल को ढूंढने लगता है। वो उसे पेड़ के नीचे हाथों में एडमिट कार्ड लिए मीनाक्षी के साथ दिखती है। वो लोग रूही को याद करके आंसू बहा रहे थे। हेलो किंजल, हेलो मीनाक्षी, कैसी हैं आप लोग? वो उनके पास जाकर पूछता है। किंजल उसकी ओर देखकर बोलती है, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूछती है। ठीक ही हूँ, मुंह बनाकर बोलता है। मैं भी ठीक हूँ, मीनाक्षी बोलकर उठती है और ठीक है किंजल, मैं चलती हूँ, परीक्षा हाल में मिलेंगे, कहती है। और रुक ना, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। वो अब खुशी महसूस नहीं कर रही थी। प्रखर को सामने पाकर भी उसकी इच्छा जैसे खत्म हो गई थी। किंजल जी, मुझे आपसे बस 5 मिनट बात करनी है प्लीज, वो बेबसी का ढोंग करते हुए कहता है। ठीक है मीनाक्षी, तू आजा, मैं आती हूँ, कहती है। वो चली जाती है। क्या बात करनी है प्रखर जी आपको? वो उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है। किंजल, आप 2.5 महीने से कॉलेज आना छोड़ दी थी। मैं आपको बहुत याद करता था। मैं मानता हूँ कि रूही के साथ बहुत बुरा हुआ, पर उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करने चली हैं? मैं इन 2.5 महीनों में आपके प्यार को दिल की गहराइयों से महसूस किया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। किंजल, कब पापा को लेकर आपके घर आऊँ? वो उसे झूठे प्यार का यकीन दिलाते हुए कहता है। प्रखर जी, कुछ दिन पहले तक मेरा भी दिल आपके साथ रहने, बातें करने और घूमने फिरने को चाहता था, पर अब मेरी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। मुझे अब बस अपने पापा का सपना पूरा करना है। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, इसीलिए आप कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कीजिए और अपना घर बसा लीजिए।
वो गंभीर लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगती हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप मुझसे शादी करने की बात मान जाइए। मैं आपके बिना उसका हाथ पकड़कर उसके कदमों में गिरकर दिखावटी आंसू निकालते हुए कहता है, प्रखर आप खुद को संभालिए। मैं आपसे क्या, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी इस दुनिया में। शादी करके घर बसाना, बाल बच्चे और फिर बूढ़े होकर मर जाना, यही ज़िंदगी का नियम है। रूही के मरने के बाद मुझे पता चला है कि मरना एक दिन सबको मरना है, वो भी कब ये तय नहीं है। तो मैं अपने पापा के सपनों को पूरा करने का निश्चय किया है, इसीलिए शादी की मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए प्रखर। मुझे उम्मीद है जब भी हम कभी मिलेंगे तो अच्छा दोस्त की तरह, वह कहकर हाथ छुड़ाकर चली जाती है। प्रखर गुस्से से पेड़ पर मुक्का मारता है, उसके हाथों में खून निकल आता है। आदेश और रिक्की दौड़कर आते हैं और उसके हाथ को देखकर अफसोस करते हैं। क्या समझती है वो खुद को? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे करण के साथ जो गाड़ी में बैठकर जाते नजर आती है। तुम तो आज तो चली गई किंजल, पर अगली बार तुम मेरे कदमों में पड़ी गिड़गिड़ाती नजर आओगी। वो अपने इरादे बहुत खतरनाक कर चुका था। उसे यकीन था कि वो मना नहीं करेगी शादी के लिए, पर अब उसका साफ साफ जवाब सुनकर वो खौल रहा था। प्यार से तो समझी नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, बोलकर वो कॉलेज से बाहर चल पड़ता है। वो दोनों खड़े उसकी बातों का मतलब निकालने लगते हैं। इधर आदित्य हाँ करता है और मोहन जी चट मंगनी पट ब्याह करने की तैयारी में लग जाते हैं। जूही के पापा खुद चाहते थे कि उनकी बेटी का घर एक बार फिर से बस जाए। वो सामने से आया इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहते थे। जूही की सहमति मिलते ही उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। आनन फानन में वो लोग मिलकर एक दिन अच्छा देखकर अपनी फैमिली और कलीग के बीच मंदिर में ले जाकर आदित्य और जूही की शादी करा देते हैं। शादी के विदाई के समय जूही के पापा के गले लगकर खूब रोती है। जूही, अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ और आदित्य के साथ सुखी पूर्वक अपने नए संसार में प्रवेश करो बेटी। वो बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने देगा। तुम उसकी बच्ची को माँ का प्यार देना और उसके दिल में बस जाना। जाओ बेटी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भगवान करे ढेरों खुशियाँ तुम्हारे दामन में समा जाए। वो खूब सारा आशीर्वाद देकर विदा करते हैं और वो आदित्य के साथ चली जाती है। किंजल और करण शादी होने के बाद आदित्य के घर आ गए थे, क्योंकि वो उसके घर को सजाने का काम करना चाहते थे, जो वो पूरा कर चुके थे और उनकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नन्ही गार्गी भी आया के पास यहीं खेल रही थी। छोटे ठाकुर मालिक आ गए। आया खुशी से कहती है गार्गी को रमेश के हाथों में थमाकर बाहर झाँकती है। वो दोनों भी बाहर आते हैं। आदित्य शेरवानी और पगड़ी पहने काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जूही लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। करण आगे बढ़कर आदित्य को गले लगाता है और नई जिंदगी मुबारकबाद हो मेरे दोस्त, भाभी आपका स्वागत है आपके घर में, दोनों को करता है और आगे बढ़ने का इशारा करता है। किंजल आया से आरती की थाली मंगवाकर बड़ी खड़ी थी और गार्गी अब आया के गोद में थी, जो अपने पापा को देखकर उसके पास जाने के लिए मचल रही थी। दोनों दरवाजे पर आते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशियों की बरसात हो रही थी। किंजल उनकी आरती उतारती है और अंदर बढ़ने का इशारा करती है। जूही आगे बढ़कर घर में आने से पहले मेरी बेटी मुझे दे दीजिए कहकर आया के हाथों से गार्गी को ले लेती है। अब चलिए कहकर आदित्य का भी हाथ पकड़ लेती है और वो शर्मा सा जाता है। किंजल करण बहुत खुश होते हैं जूही की बातों से। आदित्य करण और किंजल को बहुत धन्यवाद देता है उसके लिए इतना सब कुछ करने पर। करण उसे अपने दोस्त होने का याद दिलाकर चुप कर देता है। जूही भी किंजल के व्यवहार से बहुत खुश होती है और नई दुल्हन होने का लिहाज छोड़कर खाने पीने में उसकी मदद करती है। सब कुछ समेटते समेटते रात के 11 बज गए थे। करण उन दोनों से विदा लेकर किंजल के साथ घर निकल जाता है। आदित्य अपनी जिंदगी में जूही को स्वीकार कर चुका था और उन दोनों की जिंदगी बहुत ही मज़े से गुजर रही थी। जूही बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने आदित्य का घर और गार्गी दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। आदित्य बहुत ही बेफिक्र जिंदगी गुजरने लगा था। वो कुछ दिनों के लिए जूही को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। करण को जब अपने दिल की बात बताया तो उसने खुद को ही उन दोनों का टिकट बुक करवा दिया और स्टेशन पर छोड़ आया। उसे अपना यह दोस्त जान से प्यारा था।
ऋचा शादी के बाद पढ़ाई छोड़कर ससुराल में खुश थी। वो कभी-कभी आती थी और सबसे मिलकर रात तक चली जाती थी। उसे खुश देखकर माधुरी जी बहुत खुश थी। किंजल दिन-रात एक करके पढ़ाई में लग चुकी थी। उसकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो रही थी। वो खुश थी। आज उसकी अंतिम परीक्षा थी। वो सुबह-सुबह पूजा करके सबको प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेती है। जल्दी में नाश्ता करके वो करण के साथ परीक्षा देने सेंटर पर जाती है। वहीं मीनाक्षी से मिलकर बात करके अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। परीक्षा देकर जब वो निकलती है तो करण उसे गेट पर नजर आता है। तभी उसे प्रखर के साथ आदेश और रिक्की ठहाके लगाते कॉलेज के अंदर आते दिखते हैं। वो सोचती है ये तीनों तो परीक्षा देकर घर जाते हैं, अंदर क्यों आ रहे हैं वो? और प्रखर तो उन दोनों को उस दिन मेरे खातिर मारा था। आज दोस्ती हो गई। चलो मैं भी तीनों से परीक्षा के बारे में पूछ लेती हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। वो करण को 5 मिनट रुकने का इशारा करती है और उनके पीछे चली जाती है। तुम दोनों ने तो बहुत देर कर दिया। आज फिर वो निकल गई शायद। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों की वजह से मेरा भाई आज इस हाल में है। कल डॉक्टर फिर बोले हैं कि उस लड़की को जल्दी ही भाई के सामने लाने से उनके ठीक हो जाने का चांस है। जब बोलो आज तो किंजल की लास्ट परीक्षा थी, अब कैसे उसे पकड़ूं? वो तो उस करण के साथ चली गई। प्रखर चीख कर बोल रहा था। वो लोग कॉमन रूम में बैठे थे जहाँ किंजल और करण की बात हो रही थी। उनके पीछे आती वो अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी और बाहर ही रुककर सुनने लगी थी। उसे प्यार के जाल में फंसा लिया था, पर तुम दोनों के कारण उसकी सहेली मर गई, इसीलिए वो अब शादी नहीं करना चाहती। मैं कितना रोया गिड़गिड़ाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उससे शादी करके इतना दुख तकलीफ देता कि वो करण प्रताप तड़प उठता, उसे अपने भाई के सामने खड़ा रखता ताकि वो ठीक होता। पर अब फिर मुझे मौके का इंतजार करना होगा। वो गुस्से में पागल हो रहा था। किंजल की आंखें सदमे से फटने लगी। वो रूही के कातिल के बारे में जानकर फूट-फूट कर रो देती है। तुझे किंजल को किसी भी तरह हर्षित के सामने लाना होगा ताकि वो कोमा के बाहर आ सके। प्रखर, अब क्या करेंगे हम? मेरा दिल तो उस करण और किंजल को टुकड़े-टुकड़े कर देने को जी करता है। दिल चाहता है इनके इतने टुकड़े करूं कि उसका पुलिस दोस्त आदित्य पहचान न सके। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे तुम नीच और गिरे हुए लोग, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई छोटे ठाकुर और पुलिस को बताने जा रही हूँ। किंजल अंदर आते हुए बोलती है। उसे करण की मारने की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं होता है और वो अंदर आ चुकी थी, जो शायद बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। प्रखर, आदेश और रिक्की तीनों अचानक उसके आने से अवाक रह जाते हैं। तो तुम हर्षित के भाई हो और मुझसे बदला लेने आए हो, और मैं बेवकूफ़ तुम्हें अच्छा लड़का समझती थी। तुम दोनों इससे मिले हुए हो क्योंकि तुम लोग तो हर्षित के दोस्त हो ना, पर तुम लोगों को उसकी गलती कभी नज़र नहीं आई थी। इतने दिन मुझे अफ़सोस हो रहा था कि हर्षित के बारे में सुनकर, पर तुम लोगों ने मेरी सहेली को मार डाला। वो नफ़रत से बोलती है और रो पड़ती है। मेरी सहेली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर अब तुम लोग नहीं बचोगे। तुम्हें तुम्हारे किए की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। वो चिल्लाते हुए बोलकर बाहर जाने लगती है। पकड़ उसे, प्रखर चिल्लाता है और दौड़ता है उसके पीछे। वो तेजी से भाग रही थी। सब परीक्षार्थी परीक्षा देकर जा चुके थे, जिस कारण पूरा सन्नाटा पसरा था। वो जोर-जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ छोटे ठाकुर, बचाइए मुझे। पर वो तो गेट उसका इंतजार कर रहा था और गेट क्लासरूम से बहुत दूर था। वो तीनों उसे पकड़ने की कोशिश में थे, जिससे वो बाहर नहीं जा पा रही थी और अंदर ही अलग-अलग कमरों में इधर-उधर भाग रही थी। पर कितना भागती, वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उसी के दुपट्टे से उसका मुंह बांध देते हैं। आदेश, स्टोर रूम में जा और कोई बोरा लेकर आ। और तू रिक्की देखकर आ कि मेन गेट पर इसका यार तो नहीं खड़ा है। यदि ऐसा है तो बाहर जाकर गाड़ी घुमाकर पीछे के दरवाजे पर ले आ। चल जल्दी कर, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। उन दोनों से कहकर उसे किंजल के हाथ कसकर पकड़ता है, जो छूटने के लिए छटपटा रही थी। वो दोनों निकल जाते हैं। अब तुम्हें बताता हूँ किंजल कि मैं क्या चीज़ हूँ। बहुत घमंड है ना तुझे? तेरा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उस करण को तो अपने पैरों पर सर रखकर माफ़ी मंगवाऊंगा मैं। और खूब जोर से हंसता है। वो बेबसी से बस रोए चली जाती है। हाँ प्रखर, वो गेट पर किंजल का इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी पिछले दरवाजे पर ला रहा हूँ, तू जल्दी आ। रिक्की का फ़ोन आ गया था। तभी आदेश भी फटी सी बोरी लेकर आता है। दोनों
मिलकर उसको बोरी ऊपर से बोरी डालते हैं और प्रखर उसे अपने कंधों पर उठाते हुए बाहर निकलता है। छुपते हुए वो लोग पिछले गेट से बाहर निकल रहे थे, तभी "ए रुको, कौन हो तुम लोग और क्या ले जा रहे हो बोरे में?" गरजदार आवाज़ सुनकर वो दोनों हथेलियों में उन दोनों के पानी आ जाता है। उन दोनों के सर से पसीना निकलने लगा था। पीछे से जो कोई था, जब गरजदार आवाज़ में चिल्लाता हुआ उनके पीछे आने लगा था तो वो दोनों बेहद घबरा गए थे। "कौन हो तुम लोग और क्या ले जा रहे हो?" वो कॉलेज का चपरासी था जो परीक्षा खत्म होने के बाद दरवाजे बंद करने निकला था। वो कचरा सर ने हम दोनों को फेंकने को कहा था, आदेश हकलाते हुए कहता है। "तुम दोनों को कचरा फेंकने बोला? कौन से सर ने?" चपरासी कुछ देर सोचकर पूछा। किंजल बोरे के अंदर गूं गूं करने लगी थी। प्रखर घबरा गया और "मुंह क्या देख रहा है, भाग!" कहकर प्रखर किंजल को कसकर पकड़ते हुए पिछले गेट की तरफ भागता है। उसके पीछे आदेश चपरासी को धक्का देकर भागता है। पिछला गेट अभी खुला हुआ था। रिक्की गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था। चपरासी जोर जोर से चिल्ला रहा था, "चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो!" और उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी आवाज़ से 2-4 प्रोफेसर भी दौड़ चले आए। वो तीनों तो तब तक गाड़ी भगाकर जा चुके थे। वो लोग अभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि करण भी किंजल को लेट होने के कारण उसे ढूंढने लगा था। भीड़ देखकर वहीं जा पहुंचा। "क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?" वो उन सबसे पूछ बैठा। "अरे करण बाबू, आप यहाँ, कोई काम है क्या?" उस कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। "वो मेरी एक फ्रेंड परीक्षा दे रही थी। अभी वो अपनी सहेली से मिलने वापस अंदर आई थी। उसी को ढूंढने आया हूँ।" वो उनका हाथ थामकर बोलता है। "सभी तो चली गए करण बाबू, पूरा कॉलेज खाली है।" प्रोफेसर बोले। "ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो मुझे 5 मिनट रुकने का इशारा करके वापस अंदर आई थी।" अब करण टेंशन में आ गया था। "सर एक बात है, अभी 2 लड़के बोरी से ढककर कोई चीज़ ले जा रहे थे। जब मैंने पूछा तो कचरा फेंकने की बात बोला, पर उसमें बोरे में से अंदर से लड़की की गूं गूं की आवाज़ आ रही थी।" चपरासी प्रोफेसर से कहता है। करण घबरा जाता है। "क्या कह रहे हो तुम? लड़की की आवाज़? कहीं वो किंजल तो नहीं?" वो अब डर गया था। उसकी आवाज़ रोने जैसी हो गई थी। वो रूही को खो चुका था और अब किंजल को नहीं खोना चाहता। "ये तो नहीं बता सकता हूँ सर, क्योंकि लड़की का मुंह नहीं दिख रहा था, पर आवाज़ 100% लड़की की थी। एक लड़का उसे पकड़ा था और पिछले दरवाजे से वो दोनों जा रहे थे। मेरे पूछने पर मुझे दूसरा लड़का धक्का देकर गिरा दिया और दोनों उसे लेकर भाग गए। गेट पर गाड़ी में उसका तीसरा साथी था जो उन दोनों को लेकर भाग गया।" चपरासी पूरी डिटेल में बताता है। "हे भगवान, वो किंजल ही थी, क्योंकि वो ही अंदर आई थी।" वो घबराकर आदित्य को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है। "वो तो घूमने गया था, पर वहीं से थाने में अपनी जगह दूसरे पुलिस को खबर करके जल्दी किंजल का पता लगाने को बोलता है और खुद करण से कल तक आने का वादा करके घबराने नहीं कहकर फ़ोन काटता है। करण को वो लोग ऑफिस में लाकर बैठाते हैं और पानी पिलाते हैं। उसके चेहरे पर घबराहट और दुख की छाया एक साथ पसरी हुई थी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर आशीष आकर तहकीकात करता है। करण से भी सब बात जानकर उसे घर जाने के लिए बोलता है और खुद भी गाड़ी की तलाश में निकल जाता है। पर करण आशीष के साथ गाड़ी घुमाकर पूरी शहर में गली-गली किंजल को ढूंढने लगता है। प्रखर अपने घर के कैंपस में गाड़ी रोककर उसे खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर कमरे में ले जाता है और हर्षित के पैरों पर उसका सर पकड़कर रगड़ता है। "चल मांग माफ़ी मेरे भाई से, मांग!" वो ज़ोर से चिल्लाता है। किंजल डर कर रोने लगती है। "ये इसकी अपनी गलती की सज़ा है, मैंने कुछ नहीं किया," रो रो कर कहने लगती है। चटाक! प्रखर उसके बाल पकड़कर अपनी ओर घुमाता है और एक थप्पड़ कसकर लगाता है। वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। "तुझे क्या लगा था, मैं तेरे इश्क में डूब गया हूँ?" वो दाँत पीसते हुए कहता है। "नहीं, मैं तो अपने भाई को ठीक करने के कारण तुझे यहाँ रखना चाहता था, पर तुमने इनकार कर दिया, जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा।" वो वहीं रैक से बोतल निकालकर पैक बनाकर पीता है। उसके लेने के बाद रिक्की और आदेश भी अपनी-अपनी ग्लास उठाकर पीने लगते हैं। "अब तू यहीं रहेगी, इसी कमरे में, और मेरे भाई की सेवा करेगी। जब भाई ठीक होगा तब तेरा क्या करना है ये डिसाइड करेगा। तब तक तू भाई के सामने इस कुर्सी पर बैठी रहेगी हमेशा," कहते हुए उसके बाल पकड़कर उठाता है और कुर्सी पर धकेल देता है। वो रो पड़ती है। "तुम्हारी भाई की आदत के कारण ये सब हुआ, मैंने कुछ नहीं किया," वो रोते हुए चिल्लाकर बोली। "चुप, एकदम चुप, मुंह बंद कर अपना
वो उसका बाल खींचते हुए अपने हाथों में लेता है और लाल आंखों से गुर्राते हुए कहता है, भाई के पास आंसू बहाकर उसे दुखी मत कर, उसके पास खिलखिलाकर हंस, उसको होश में ला। वो उसके कान के पास आकर गुस्से से चिल्लाता है। वो डर से सहम जाती है और अपने बालों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। अब नर्स बस भाई को दवा देगी, सब काम तू करेगी। मेरे भाई को खाना खिलाना, कपड़े बदलना, पूरा बॉडी मसाज करना, सब तू करेगी, समझ गई ना? और नहीं समझी तो फिर से समझ ले, ये तेरे छोटे ठाकुर का घर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ मेरा नियम चलता है। अब उस करण प्रताप को पता चलेगा कि किसी को खोने के बाद कैसा लगता है। तुम्हारे कारण मेरा भाई आज इस बेड पर पड़ा है, इसे ठीक कर, वरना तुम्हारा जो हाल मैं करूँगा ना। अब क्यों? तुमने तो पहले भी रूही को मार डाला है ना, मुझे भी मार डालो, तब ठीक रहेगा। वो रूही के कातिलों को सामने पाकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इस कारण और रोना आ रहा था उसे। करण तथा माधुरी जी की भी याद आ रही थी। कहाँ तो परीक्षा खत्म होने के बाद वो इतनी खुश थी और कहाँ अभी इनके कब्जे में पड़ी थी। प्रखर और उसके दोनों दोस्त ड्रिंक करते हुए किंजल को रोने पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे। अरे हमने मारा नहीं था उसे, बस प्यार से थप्पड़ मार रहे थे। पर वो होशियार खुद ही रोड पर कूद पड़ी थी। बेचारी बहुत ही खूबसूरत थी, बेमौत मारी गई। प्रखर कहते हुए फिर से ठहाके लगाने लगता है। वो अपनी बेबसी पर सर झुकाए धीरे धीरे सिसक ही रही थी। उसी वक्त शिवांगी अपनी हाई हील के सैंडल को खटखट करती हुई आई। आओ शिवांगी, देखो तुम्हारी दुश्मन को मैंने कैद कर लिया। अब तुम्हारा करण तुम्हारा हुआ। लो, ये हमारी जीत की खुशी का जश्न का जाम। कहते हुए उसके हाथ में एक पैक बनाकर थमा देता है। वो उससे लेकर एक सांस में ही पी जाती है और किंजल के पास आती है, जो उसे यहाँ देखकर हैरान थी। उस रात तुम्हें थप्पड़ मारने के कारण करण ने मुझे मारा था ना? वो करण जो लंदन में मेरे प्यार में खोया रहता था। हम शादी करने वाले थे, पर उसके पापा की मौत के बाद वो गांव आकर बस गया और फिर तुम्हें न जाने कहां से उठाकर अपने घर में बैठा लिया। तुम नीच लड़की, उसे अपने जाल में फंसा ली। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखती हूँ आज कौन बचाता है तुम्हें। कहते हुए उसे थप्पड़ों से मारना शुरू कर देती है। वो अपने बचाव करने लगती है, पर शिवांगी की मजबूती के आगे वो कुछ नहीं कर पाती। वो उसे मारते मारते कुर्सी से नीचे गिरा देती है और फिर पैरों से भी मारने लगती है। वो बस रोते रोते बेदम होकर लेटी हुई थी। प्रखर और उसके दोस्त मजा ले रहे थे उसकी पिटाई का, पर आदेश उसे रोकता है। अरे शिवांगी, अब छोड़ भी दो, कल मार लेना, फिर उसे जिंदा रखना है हमें। हर्षित को ठीक करना है, डॉक्टर ने कहा है कि इसे सामने रखने से वो ठीक हो जाएगा। तुम अब जाओ और करण को अपने हुस्न की जाल में फंसाओ। कहकर उसे सर से पैर तक गंदी नजरों से देखता है। वो रुक जाती है और वहीं कुर्सी खींच कर बैठती है। प्रखर, एक पैक और दे यार, सारा नशा उतर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्त, तुमने मेरे रास्ते का कांटा निकाल दिया और अब मैं अपने प्यार से अपने करण को पुराने दिनों की याद दिलाकर अपना बना लूँगी। कहकर प्रखर को दिया ग्लास अपने ओठों से लगाती है। पीने के बाद वो प्रखर के गले लगकर थैंक्स बोलती है और अपना बैग लेते हुए चल पड़ती हैं। प्रखर किंजल के चेहरे पर एक बोतल पानी उड़ेल देता है। वो घबराकर उठ जाती है। तो तुमने इसके साथ मिलकर सारा खेल रचा है? मैं सब बात पुलिस को बता दूंगी। छोटे ठाकुर तो इससे नफरत करते हैं, इसे देखते ही भगा देंगे। वो सिसकते हुए कहती है। तू उसकी चिंता मत कर जान, वो अपनी अदाओं से उसे पटा लेगी। तू अपने बारे में सोच। और ये पुलिस कहाँ से आई बीच में? कहीं उस इंस्पेक्टर की बात तो नहीं कर रही जो करण का दोस्त है, जिसकी दूसरी शादी अभी अभी तुम लोगों ने मिलकर कराई है? कहकर किंजल की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। वो आश्चर्यचकित होकर उसका मुंह देखने लगती है। हाँ, मुझे सब पता है डार्लिंग, उसकी प्यारी बीबी को मैंने ही तो मरवाया था। फिर हंसने लगता है। ऐसे मत देखो, उससे बचने के लिए मेरा भाई तेजी से गाड़ी चलाकर भाग रहा था, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। मेरा भाई बेड पर जिंदा लाश बना पड़ा है और वो बीवी के साथ जश्न मनाता है। ऐसा संभव नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी बीवी को उससे दूर कर दिया। तुम लोगों ने फिर से उसकी शादी कराकर ठीक नहीं किया। उस लड़की को फिर मरना होगा। कुछ दिन मनाने दो उसे जश्न। वो ठहाके लगा रहा था। और वो करण, उसे तो अपने हाथों से मारूंगा, दांत पीसते हुए बोलता है। उस शिवांगी को पता नहीं है कि डील उसने किया है मुझसे।
मैंने नहीं किया है। उन दोनों को मार डालूंगा मैं, तब जाकर मुझे चैन मिलेगा, वो नफरत से कहता है। और किंजल उसकी सारी बातें सुनकर तेजी से रोने लगती है। प्रखर उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाता है और कहता है, तुम यहाँ से हिलना भी मत, मैं जरा सा तुम्हारे यार का हाल चाल जानकर आता हूँ। कहकर हर्षित के पास जाकर, भाई देख, मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास ले आया हूँ, अब तो उठ जा भाई, देख तेरी किंजल तेरे पास बैठी है, उठ ना भाई। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकल आते हैं। देखी तुम, मेरा भाई कुछ नहीं बोलता, बस आंखें बंद किए लेटा रहता है। चल आवाज दे तू इसे, पुकार इसे, वो चिल्लाते हुए कहता है। किंजल उसके डर से उसे पुकारती है। हर्षित प्रखर उसे जोर से फटकारता है और पुकार, जोर से पुकार, आवाज उसके कानों तक जानी चाहिए। हर्षित, हर्षित, वो आवाज लगाती रहती है। लगातार आवाज लगाने और रोने के कारण उसका गला सूखने लगा था। वो पानी मांगती है, पर प्रखर उसे एक थप्पड़ लगाता है और फिर उसे हर्षित को आवाज लगाने को कहता है। वो रोते हुए पुकारने लगती है। कुछ देर के बाद बेहोश होकर कुर्सी से गिर जाती है। वो तीनों ठहाके लगाते हुए बाहर निकल जाते हैं। प्रखर नीचे आकर नौकरानी को कहता है, ऊपर जाओ और उस लड़की को भाई के कमरे में सोफे पर लिटाओ और होश में लाओ। वो पानी मांगे तो दे देना, पर उसे खाना बिल्कुल भी नहीं देना, समझी? वो गुस्से से कहता है। नौकरानी 20-22 साल की एक लड़की थी, पुष्पा, डरी सहमी सी उसकी आंखें थी। वो हाँ में सर हिला देती है। और हाँ, ध्यान देना कि वो लड़की उस कमरे से बाहर न निकल पाए। अपने काम के बीच बीच में उसे जाकर चेक करती रहना कि वो कहाँ क्या कर रही है। और मेरे लिए रात के खाने में मटन बना कर रखना, मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा बना लेना। वो उसे कहता है और निकल जाता है। पुष्पा तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। उसे उस सुंदर सुंदर सूरत लड़की के लिए बहुत दुख हो रहा था। जब से प्रखर उसको लाया था, तभी से बाहर वो छुपकर सारी बातें सुन रही थी और उन लोगों के जाने का इंतजार कर रही थी। वो जब गेट खोलकर अंदर पहुंची तो वो बेहोश सी सोफे पर पड़ी थी। वो दौड़ती हुई फ्रिज से पानी लेकर आती है और थोड़ा सा उसके चेहरे पर छिड़कती है। किंजल आंख खोलकर उसे ही देख रही थी। कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो उठकर बैठते हुए रोकर बोलती है, मेरा कोई कसूर नहीं है हर्षित के इस हाल का होने में, प्लीज़ मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। वो रोते बिलखते हाथ जोड़कर बोली, चुप हो जाओ किंजल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, बस तुम्हें पानी पीना है तो लो पी लो, इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। साहब ने मुझे तुमको खाना देने से मना किया है। वो कहकर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। किंजल अंदर से रोती, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो की रोते हुए रट लगाती है। पुष्पा नीचे आकर रसोई में चली जाती है और प्रखर के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। उसे किंजल का दुख अपने सीने में महसूस हो रहा था। उसे अपना दिन याद आता है जब उसे हर्षित घर जाते समय उठाकर ले आया था। वो अपने पिता के गुजरने के बाद पढ़ाई छोड़कर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी, जिससे वो उसकी माँ के खाने का इंतजाम हो जाता था। उसकी बदकिस्मती थी कि जिस घर में वो काम करने गई थी, उस घर के बेटे का दोस्त था हर्षित, और उस दिन उससे मिलने आया था। पुष्पा की सुंदरता देखकर सब उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। हर्षित उसे देखा तो अपने होश खो बैठा और अपनी दोस्त से बातचीत करके उसे घर से काम खत्म होने के बाद जाने के क्रम में रास्ते से ही पकड़कर अपने घर ले आया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर हर्षित ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ जबरदस्ती की। उसे कमरे में कैद करके रख दिया था और जब मन करता था उसके साथ जबरदस्ती करता था। पुष्पा ने 1-2 बार भागने की कोशिश की थी। उसके बदले में उसने अपनी बेल्ट खोलकर उसे बहुत मारा था और वो 2 सप्ताह तक बुखार में जलती रही। उस स्थिति में भी उस दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वो हर्षित की ऐसी हालत से बहुत खुश थी। वो प्रखर के मुंह से कई बार किंजल का नाम सुन चुकी थी। वो उससे मिलकर उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, पर वो आज मिली भी तो किस परिस्थिति में। वो उसके लिए बहुत दुखी थी, पर उसकी मदद नहीं कर सकती थी। रात के 8 बजे गए थे। करण और किंजल अभी तक घर नहीं आए थे। माधुरी जी बहुत टेंशन में थी। वो बार बार मुख्य द्वार पर आकर देख जाती थी। घर उन दोनों का कोई पता नहीं था।
बिमला उन्हें परेशान देखकर करण को फ़ोन लगाती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। बिमला 4-5 बार फ़ोन करती है, पर करण एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता। माधुरी जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। वो बिमला से पानी मांगती हैं और वहीं कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उनके सर से पसीना छूटने लगता है। बिमला जल्दी से पानी लेकर आती है। वो पी ही रही थी कि करण की गाड़ी अंदर आती दिखी। वो गिलास रखकर तेजी से उनके पास जाती हैं और बेटा कहाँ था तू इतनी देर, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? मेरी घबराहट से हालत ख़राब हो रही थी। किंजल कहाँ है? वो गाड़ी के दूसरी ओर किंजल को ना पाकर पूछी। करण का सब्र का बांध टूट गया था। वो गाड़ी से उतरकर माधुरी जी के गले लग जाता है। माँ, किंजल को कॉलेज से कोई पकड़ कर ले गया। मैं पुलिस के साथ पूरा गांव और शहर चप्पा चप्पा घूम गया, पर वो कहीं नहीं मिली, कहकर फूट फूट कर रोने लगा। माधुरी जी का कलेजा मुंह को आ गया। अब रूही के बाद किंजल नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा कहीं वो मीनाक्षी के साथ उसके घर तो नहीं चली गई, या रीचा के ससुराल चली गई होगी, या आदित्य की पत्नी से मिलने चली गई होगी। बेटा तू उन लोगों से पूछना। वो पागलों की तरह जल्दी जल्दी बोल रही थी। माँ, वो कहीं नहीं है। पुलिस पूरी जगह उसे ढूंढ चुकी है। मैं अच्छा भाई तो नहीं बन पाया, पर किंजल का अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। मैं क्या करूं? किंजल को कुछ हो गया तो? बोलते हुए उसके रोने में तेजी आ गई। रमेश आकर करण को कंधे से पकड़कर अंदर ले आया। बिमला माधुरी जी को अंदर ले गई। दोनों को कुर्सी पर बैठाकर सब नौकर उन्हें सांत्वना देने लगते हैं, जिसके कारण करण और भी रोने लगता है। माधुरी जी खुद को संभालती हुई करण को चुप कराने में लगती हैं और बिमला पानी लाने चली गई थी। वहाँ जब किंजल के सलामती के लिए दुआ करने लगे थे। वो बहुत ही नेक और भली लड़की थी। सबके साथ बहुत ही प्यार से बात करती थी। सबको रूही के अंजाम को देखकर किंजल के लिए डर लग रहा था। देर रात प्रखर आया था। उसके साथ चारों लोग और भी थे जो नशे में चूर थे। चलो तुम लोग बैठो, मैं खाना लगवाता हूँ, कहकर पुष्पा को चिल्लाते हुए आवाज़ लगाता है। वो बोतल के जिन्न की तरह हाजिर हो जाती है। चलो हम पांचों को खाना लगाओ। वो किचन में चली जाती है। फ्रेंड्स तुम लोग 5 मिनट वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो किंजल सोफे पर रोते रोते सोई पड़ी थी। वो उसे बालों से पकड़कर उठाता है और हर्षित के पास लगी कुर्सी पर पटक कर बैठाता है। क्या कहा था मैंने, भूल गई तू? एक बार थप्पड़ खाकर मन भी नहीं भरा तुम्हारा? कहो तो फिर से मुंह लाल कर दूं? वो उसे थप्पड़ दिखाते हुए गुस्से से कहता है। वो सहम जाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब मैं यहीं बैठी रहूंगी। वो दिन में उसके थप्पड़ों को याद करते हुए डरते हुए बोली, गुड गर्ल, तुम ऐसे ही ठीक से रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और जब मैं खुश होऊंगा तो तुम्हें मार नहीं लगेगी, इसीलिए तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझी? चल अब धीरे धीरे हर्षित को आवाज़ें लगाती रह, मैं खाकर आता हूँ, कहकर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके गेट से बाहर से बंद करते हुए नीचे चला जाता है। वहाँ पुष्पा खाना लगा चुकी थी और खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। हाँ चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। तुम लोगों को पता है, ये मैं अपनी बहुत बड़ी जीत की पहली खुशी के कारण पार्टी दे रहा हूँ। जब मेरा भाई बेड से उठ जाएगा तब मैं बैंड पार्टी दूंगा। और क्यों पुष्पा, मेरे भाई के ठीक होने से खुशी में जश्न मनाएगी ना मेरे साथ? वो पुष्पा को चिढ़ाकर पूछ रहा था। हे प्रखर, ये आइटम कौन है? खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है, खुद की तरह, उसका एक दोस्त उसे गंदी नज़रों से देखते हुए बोला। ये मेरे भाई की एक्स आइटम है, तो अब मेरी नौकरानी है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसीलिए जिंदा रखा हूँ, वरना कब का मार चुका होता, प्रखर उसे जताते हुए कहता है। सब दोस्त ठहाके लगाने लगते हैं। पुष्पा उसके वार्निंग वाले अंदाज पर अंदर तर सिहर जाती है। वो तो हर्षित के मरने का इंतजार कर रही थी, वरना अपने गंदे वजूद के साथ वो भी नहीं जीना चाहती थी। वो सोच चुकी थी जिस दिन हर्षित की मौत देख लेगी उस दिन आत्महत्या कर लेगी। प्रखर खाना और ड्रिंक के बाद ओवरलोड हो चुका था। उसके चारों दोस्त आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करके ड्रिंक कम किए जा रहे थे, जिससे वो चारों होश में थे। पुष्पा पूरा जूठा बर्तन समेट कर साफ सफाई कर रही थी। प्रखर वहीं डाइनिंग हॉल में बैठे बैठे सो चुका था।
वो चारों दबे पांव उठे और उनमें से एक जाकर मेन गेट का दरवाजा बंद कर आया और फिर चारों जाकर किचन से पुष्पा का मुंह दबाते हुए एक कमरे में लेकर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से आधी रात में कहीं कुछ खटका था जिसके कारण की नींद खुल गई थी। बहुत मुश्किल से माधुरी जी ने उसे अपनी कसम देकर एक गिलास दूध पिलाकर सुलाया था। करण किंजल का को सोच रहा था, उसकी आंखें गीली होने लगी थी। न जाने रात में वो कहाँ और किस हाल में होगी। कितने सपने हैं उसकी आंखों में। पिता का सपना पूरा करना है उसे, भगवान उसे हर मुसीबत से बचाना। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह चले थे। उसी रात होटल के कमरे में बेड पर तकिए को पकड़कर लेटी शिवांगी बहुत खुश थी। करण, मैं कल आ रही हूँ, तुमसे माफ़ी मांग लूँगी और तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी। तुम और तुम्हारी माँ बहुत भोले हो करण, तुम लोग ज़रूर मुझे माफ़ करने में अपना लोगे और फिर हमारी शादी होगी। तुम मेरे पति बनोगे और मैं बनूंगी मिसेस शिवांगी करण प्रताप। वाह, मज़ा आ जाएगा। यस, बोलकर तकियों को सीने में लगाती है और आंख बंद करके मीठे सपनों में खो जाती है। सुबह प्रखर की आंख खुलती है तो वो पुष्पा को आवाज़ लगाता है। कुछ देर बीत जाने के बाद भी वो नहीं आती है तो प्रखर को आश्चर्य होता है। आज पहली बार था जब वो नहीं आई थी, वरना एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। वो अपना नशे के ओवरडोज होने के कारण दुखते सर को पकड़कर उसे ढूंढने किचन में जाता है, पर वहाँ सब कुछ रात का बिखरा पड़ा था। वो गुस्से से उसे आवाज़ लगाता है पर फिर भी वो नहीं आती। वो सब कमरे में दरवाज़ा खोलकर देखने लगता है। वो एक कमरे में रोती से सकती पड़ी थी। उसके चेहरे पर रात भर की बर्बरता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। प्रखर झुककर उसे उठाकर बैठाता है और किसने किया ये सब पूछता है। आपके दोस्तों ने, वो रोते हुए बोलती है। कुछ देर रुक कर, ओह, मैं उनकी तरफ से सॉरी। अब खुश, चलो उठो, मुझे लेमन टी बनाकर दो, सर फट रहा है। वो बेपरवाही से कहकर बाहर निकलता है। पुष्पा उसके व्यवहार पर जोर जोर से रोने लगती है। इतनी बड़ी बात और ये तरीका। वो मन ही मन प्रखर के मर जाने की दुआ करती है। तभी प्रखर को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किसी तरह घसीटते हुए खुद को समेटती है और उठकर बाहर जाती है। वो सोफे पर बैठा उसे खूंखार नज़रों से घूरता है। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मैंने उनकी तरफ से सॉरी बोला ना। कौन सा पहली बार हुआ है तुम्हारे साथ जो इतना रायता फैला रही हो? चलो मुंह हाथ धोकर काम पर लगो। मेरा चाय लेकर भाई के कमरे में आओ। वो गुस्से से कहता चला जाता है और वो रोती हुई वॉशरूम में घुस जाती है। प्रखर जब कमरे में जाता है तो किंजल कुर्सी पर ही सो रही थी। वो उसे गौर से देखने लगता है। उसकी सुराहीदार गर्दन एक ओर से लटकी हुई थी और दुपट्टा सीने से नीचे उसकी गोद में पड़ा था। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत प्रखर के इरादों को फेल कर रही थी। वो उस पर झुककर उसके गालों को अपने हाथों से सहलाता है। किंजल उसके छुअन से जाग जाती है और प्रखर को खुद के ऊपर झुका पाकर तेजी से उसे धकेल कर दुपट्टा ठीक करती है। वो उसके अचानक धकेल देने से गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़कर 2-4 थप्पड़ लगा देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धक्का दो? रुक तू, मैं तुझे बताता हूँ, कहकर उसका दुपट्टा खींचकर फेंक देता है और उसे खींचते हुए सोफे पर धकेल कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है। वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। नहीं प्रखर, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। प्रखर, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। वो चिल्ला रही थी पर प्रखर बहरा होकर उसके कपड़े फाड़ने में लगा था। वो उसे धक्का देकर बाहर भागना चाहती है पर वो उसे हर्षित के बेड की तरफ धकेल देता है। उसका बेड डबल साइज का था। वो उसे उसी बेड पर खींच लेता है और फिर से उसके कपड़े फाड़ने लगता है और थप्पड़ों से मारता भी है। किंजल अपना बचाव करते करते उसके मार से थकने लगी थी। वो रोते हुए हर्षित को आवाज़ देती है, हर्षित, मुझे बचा लो अपने इस पागल भाई से। हर्षित उठो, मुझे बचाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो हर्षित का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ने लगती है। अचानक से हर्षित अपनी आंखें खोल देता है और अपना हाथ बढ़ाकर ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए उठकर बैठता है। प्रखर, छोड़ो किंजल को, बहुत ही ठंडे स्वर में कहता है। वो उसके अचानक ठीक होने से आश्चर्य हो जाता है और बेड पर से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है। किंजल अपने फटे कपड़े से खुद को समेटती बेड के एक कोने में सर पैरों को छुपाकर बैठ जाती है। वो रो रही थी। हर्षित उसके चेहरे पर पड़े थप्पड़ों के निशान देखकर गुस्से में भर चुका था। भाई, तू ठीक हो गया? मुझे बहुत खुशी हो रही है।
वो उसके गले लगता है, पर हर्षित उसे धकेल कर खुद से दूर कर देता है। तूने किंजल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हें पता है ना, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर तूने ऐसा कैसे किया? उसका बोलने का लहजा बेगानों की तरह हो रहा था। तभी पुष्पा चाय लेकर आती है। उसे हर्षित को सही सलामत बैठ देखकर बहुत गुस्सा आता है। हर्षित पुष्पा को देखकर थोड़ा सा दुखी होता है। उसके चेहरे पर फैली उदासी वो महसूस करता है। पुष्पा, किंजल को ले जाओ और अपने कपड़े दो पहनने के लिए। उसका ध्यान किंजल पर जाता है। वो रोते सर घुटनों में छुपाए बैठी थी। उसके कपड़े लगभग आधे फट चुके थे। पुष्पा उसके गिरे दुपट्टे को उठाकर उसे ढकती है और पकड़कर नीचे ले चली जाती है। प्रखर, अब बोलो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हारा सौतेला भाई नहीं हूँ, अपना भाई हूँ ना तुम्हारा। फिर तूने ऐसा क्यों किया? जब तुम जानते हो कि किंजल से मैं प्यार करता हूँ, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वो अब क्रोध में आने लगा था। भाई, ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए किंजल को पकड़कर यहाँ लाया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप उसके पास रहने से, उसकी आवाज़ सुनने से ठीक हो सकते हैं। पर मैं थोड़ा सा बहक गया था। मुझे माफ़ कर दो भाई। वो हर्षित से माफ़ी मांगने लगा था। प्रखर वहीं खड़ा मन ही मन खुद को कोस रहा था, जब वो किंजल के चेहरे पर मोहित होकर उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया था। पर उसे खुशी थी कि अब हर्षित होश में आ चुका था और अब पापा दोनों भाइयों में अपने बिजनेस का बंटवारा कर देते हैं। वो अपने पापा को फ़ोन करता है। पापा, भाई ठीक हो गया है और अभी वो वॉशरूम है, वो खुद से चल कर गया है। अब आप आज ही हम दोनों के जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। वो बहुत खुश था। उसके पापा फ़ोन पकड़कर सोच में पड़ जाते हैं। प्रखर की बात सुनकर उनकी शर्त ही थी कि जब तक हर्षित ठीक नहीं होता, वो प्रखर को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बचपन में उनके सर से माँ का छाया उठने के बाद वो दोनों आवारागर्दी और गुंडागर्दी में लग गए थे। प्रखर तो किसी तरह विदेश जाकर पढ़ा भी, पर वो हर्षित को बाहर नहीं भेज पाए। वो अक्सर हर्षित की आदतों की वजह से कॉलेज में शर्मिंदा हो जाते थे। किंजल वाले मैटर में उन्हें हर्षित के साथ ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वो किंजल और करण को मारना चाहते थे, पर हर्षित किंजल से शादी करना चाहता था। वो उनसे अलग होकर दूसरे घर में रहने लगा था और अपनी आवारागर्दी को पूरा करता था। जब उससे किंजल नहीं पटी, तो वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर लाने गया था, जहाँ उसकी वैसी हालत हो गई। प्रखर लंदन से जब वापस आया, तो अय्याशी करने के लिए पापा से हर वक्त पैसे चाहता था। मना करने पर वो जायदाद का बंटवारा करने पर उतारू हो गया था। उसके पापा उसकी जिद से परेशान होकर हर्षित के ठीक होने की शर्त रख चुके थे। अब हर्षित ठीक हो गया था, तो उन्हें अपने किए वादे को निभाना था। वो थोड़ा खुश और थोड़ा उदास होकर अपने ऑफिस से उसके घर की तरफ मिलने चल देते। आदित्य वापस आ चुका था और पूरे पुलिस फोर्स को चारों तरफ किंजल की तस्वीर देकर फैला चुका था। वो उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर निकालने में लगा था। वो करण के घर आकर माधुरी जी को किंजल की कोई परेशानी के बारे में पूछता है। वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी शिवांगी मुख्य द्वार से अंदर आते दिखी। रमेश उसे रोक रहा था, पर वो उसकी आवाज़ को इग्नोर करके माधुरी जी के पास आकर उनके पैरों को पकड़कर रोने लगती हैं। आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं लंदन से वापस आ गई हूँ और यहीं होटल में रहती हूँ। अब मुझे बदलना है, मुझे आप लोगों की तरह सादा जीवन जीना है। मेरे मम्मी-पापा ने मुझसे गुस्सा होकर पैसे भेजना बंद कर दिया है। मैंने काम की तलाश में हूँ। जब तक मुझे काम मिलता है और कुछ पैसे हाथ में आते हैं, तब तक मुझे अपने घर में रहने दीजिए। मैं सारा काम कर दिया करूँगी आंटी, मैं बदल गई हूँ। प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने किंजल को भी बहुत बेइज्जत किया है। वो कहाँ है? मैं उससे भी माफ़ी माँग लूँगी। रोते हुए वो करण की तरफ मुड़ती है। करण, तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई और तुम्हें अपने नासमझी में खो बैठी। कहकर वो तेज़ी से रोने लगती है। करण कुछ नहीं बोलता। चुप हो जाओ शिवांगी, हम लोग यहाँ खुद बहुत परेशान हैं। किंजल 2 दिन से गायब है। उसे कॉलेज से किसी ने उठा लिया है। ठीक है शिवांगी, तुम पर मैं एक बार फिर से भरोसा करके रख लेती हूँ। कहकर माधुरी जी बिमला की बुलाती हैं और इसे गेस्ट रूम में ले जाओ, ये वहीं रहेगी अब, कहती हैं। बिमला, करण और आदित्य तीनों एक साथ माधुरी जी के फैसले पर चौंक कर उनका मुंह देखने लगते हैं। करण उन्हें रोकना चाहता था, पर आदित्य उसका हाथ दबाकर चुप करा देता है।
शिवांगी उठकर विमला के पीछे गेस्ट रूम की तरफ चल देती है। उसके चेहरे पर मुस्कान छाई थी। आदित्य माधुरी जी को ठाठस बांधकर बाहर निकलता है तो करण उसे गेट पर छोड़ने आता है। तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे पता है वो लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। वो फिर झूठ बोल रही है। माँ तो भोली है, उसकी बातों में फिर से आ गई है। करण को शिवांगी को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देख यार, वो जैसी है, पर अभी आंटी जी को उससे मदद मिलेगी। वो किंजल के गम में बीमार रहने लगी हैं। वो रहेगी यहाँ तो आंटी जी का मन बहल जाएगा। वो करण को समझाता है और उससे विदा लेकर चला जाता है। तुम कुछ भी कहो आदित्य, पर न जाने क्यों मुझे इसका यहाँ आना कोई षड्यंत्र की तरह लग रहा है और मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा। वो मन ही मन में फैसला करके अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाता है। विमला उसे गेस्ट रूम में छोड़कर जा चुकी थी। वो दरवाज़ा अंदर से बंद करके बेड पर पसर जाती है। मैं जानती थी यही होगा। ये सीधे-साधे लोग मुझसे क्या मुकाबला करेंगे। अपनी जीत पर ज़ोर से हँसती हैं। अब कुछ ही दिन में मैं करण के दिमाग से किंजल का भूत निकाल दूँगी और उसे अपना दीवाना बना लूँगी। वो खुश होकर अपने और करण के मीठे सपनों में खो जाती है। किंजल को पुष्पा मुँह हाथ धुलाकर अपने नए कपड़े जो कभी हर्षित ही खरीद कर ला दिया था पहना देती है। वो रह रह कर सिसक उठती थी। जब से वो करण के घर में आई थी तब से सब उसके साथ प्यार से ही बात करते थे। वो इस व्यवहार की उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर आज जो उसके साथ होते होते बचा वो सोचकर वो शांत हो गई थी, पर सिसकियों थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किंजल चुप हो जाओ, अब हर्षित होश में आ चुका है। प्रखर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। काश कि हर्षित कल रात ठीक हो जाता तो मेरी इज्जत लुटने से बच जाती। वह उसे समझाती है और खुद ही रोने लगी थी। किंजल उसे चुप कराती है, सब बात उससे पूछती है। वो रो रो कर सब कुछ बता देती है। किंजल, हर्षित कितना भी आवारा है, भले उसने मुझे पकड़ कर लाया था, पर आज तक खुद के सिवा मुझ पर किसी की गलत नज़र नहीं पड़ने दी। वो मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था, मुझे हर ज़रूरत की चीज़ें ला कर देता था। उसकी इन अच्छी आदतों की वजह से मैं उसे पसंद करने लगी थी, पर जब से उसकी वैसी हालत हुई, प्रखर ने मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर करके रख दी है। और कल रात तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसका रोना तेज हो गया था। किंजल उसे आगे बढ़कर गले से लगा लेती है। हर्षित पुष्पा के कमरे में किंजल को देखने आ रहा था। उसकी बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक जाता है और सब कुछ सुनकर उल्टे पैर वापस चला जाता है। वो वहां से सीधे प्रखर के कमरे में आता है और प्रखर को पकड़कर थप्पड़ खींच कर मारता है। मैंने किंजल को तो तुझसे बचा लिया, पर तूने पुष्पा के साथ बहुत बुरा किया। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, कहकर फिर से उसे मारने लगता है। तभी आदेश और रिक्की के साथ उसके पापा भी आते हैं। वो दोनों हर्षित से प्रखर को छुड़ाते हैं। ये क्या हरकत है हर्षित, तुम्हें कुछ पता नहीं है? जो इसने तुम्हारे खातिर किया, वो उसे डांटते हुए कहते हैं। पापा, इसने क्या किया है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं जानना, पर इसने पुष्पा के साथ बहुत गलत किया है। अपने कमीने दोस्तों के नशे में छोड़कर खुद बेहोश हो गया और उन लोगों ने उसके साथ कहते हुए चुप हो जाता है। भाई, आप तो किंजल से प्यार करते हैं ना, फिर पुष्पा से हमदर्दी क्यों हो रही है आपको? प्रखर चिढ़कर बोलता है। हाँ, करता हूँ किंजल से प्यार, पर मुझे पुष्पा की बेइज्जती भी पसंद नहीं है, वो चिल्लाकर कहता है और पुष्पा के कमरे में वापस जाता है। वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर अब भी रो रही थी। उसके दिल में पुष्पा के लिए प्यार उमड़ रहा था और वो किंजल के लिए बहुत दुखी हो गया था। पुष्पा, तुम रो मत, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करूँगा और अपनी पत्नी का दर्जा दूँगा। तुम्हारे साथ हुए बदसलूकी को बदल तो नहीं सकता, पर तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी ज़रूर दूँगा। वो आश्चर्य से अपनी तरफ देखती है, पुष्पा को खींचकर गले लगा लेता है। मैं तुम्हारे साथ हुए गलत के कारण तुम्हें नहीं अपना रहा था, बल्कि मेरी कोमा वाली हरकत में सेवा करने और मुझसे प्यार करने के कारण अपना रहा हूँ। हमारी शादी कल ही पूरे समाज के बीच पूरी रीत-रिवाज़ों के साथ होगी। वो उसके गले से लगी खुशी से रोने लगती है। वो तो उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी, पर आज उसके द्वारा दी जाने वाली इज़्ज़त और मान-सम्मान, वो दिल से हर्षित की ज़िंदगी की दुआ देने लगी थी। किंजल उन दोनों के लिए बहुत खुश थी और वो उन दोनों को मुबारकबाद देने उठकर खड़ी होती है कि बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है। पुष्पा और हर्षित एक साथ चिल्लाते हैं, किंजल! सब लोग उनकी चीख सुनकर दौड़े चले आए थे। हर्षित डॉक्टर को फ़ोन करता है और पुष्पा पानी उसके चेहरे पर डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगती है।
वो बेसुध पड़ी थी, उसका मुंह सूख रहा था। इनको इतनी कमजोरी कैसे हो गई? खाना नहीं खाती थी क्या? मैंने ये विटामिन्स और ताकत की दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें देते रहिए, ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने किंजल का चेकअप करने के बाद हर्षित से कहा। वो दवा की पर्ची हर्षित के हाथों में थमाते हुए बाहर निकल गए। पुष्पा धीरे से बोली, जब इसे यहाँ आई है प्रखर सर ने इसे खाना नहीं खाने दिया, शायद इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो गई। क्या? इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है? वो चौंक कर बोला। पुष्पा इनकार में गर्दन हिलाती है। प्रखर उसकी ओर गुस्सा करके देखने लगा था, जिससे वो डर रही थी। प्रखर, तू सच में शायद इसको मारना चाहता था, इसीलिए 2 दिन से इसे खाना नहीं दिया और ऊपर से मारता रहा। हर्षित दांत पीसते हुए बोला, भैया ऐसी बात नहीं है, मैं भूल गया था और इस पुष्पा ने याद भी नहीं दिलाया मुझे। वो सारा इल्जाम पुष्पा के सर पर डालता है। चुप रहो, खुद का पार्टी करना याद रहा और जीती जागती लड़की याद नहीं रही? क्या बोलूं मैं तुम्हें? तुम तो आज क्या न कर डालते इसके साथ। वो गुस्से से कहते हुए बेबस होकर किंजल के चेहरे पर फैली उदासी को देखने लगता है। भैया, आखिर आपको इससे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? अब जब आप पुष्पा से शादी करने का सोच चुके हैं तो इसका क्या कीजिएगा? वो होश में आती किंजल की ओर इशारा करता है। इसे पूरी तरह से ठीक होने दो, फिर सोचता हूँ। वो कुछ देर रुक कर बोला। पुष्पा उसके लिए खाना लेने चली गई और प्रखर भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। हर्षित उसके पास बैठ गया। किंजल प्लीज मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं करण से भी माफी मांग लूंगा, वो पश्चाताप करते हुए बोला। किंजल उसके चेहरे पर गौर से बेयकीन सी होकर देख रही थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो हर्षित है जो उसके साथ जबरदस्ती करने को उतारू था। वो उसका कोई छल समझ रही थी पर कुछ जवाब नहीं दी। पापा, आप चाहते थे ना कि मैं आपका बिजनेस संभालने और एक अच्छा बेटा बनूं? मैं तैयार हूँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। आप मेरी और पुष्पा की शादी कल करवा दीजिए। मैं जब मुश्किल से दोबारा मिली जिंदगी को हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। वो बदला बदला सा किंजल के साथ साथ अपने पापा को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। यदि ऐसी बात है बेटा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी नई शुरुआत में मैं अभी से सब तैयारी करवाना शुरू कर देता हूँ। किंजल, मैं तो तुमसे नफरत करने लगा था पर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सुधर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ और अब अपने दिल से तुम्हारे लिए सारी नफरतें मिटाता हूँ। तुमको मैं सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है बेटी। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और एक बहन की तरह हर्षित और पुष्पा की शादी का सब इंतजाम देख लेना। वो खुशी से हर्षित को अपने गले से लगाते हुए और उसका पीठ थपथपाते हैं, किंजल के सर पर आशीर्वाद देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। पुष्पा किंजल को बहुत प्यार से खाना खिलाती है। वो बहुत खुश थी। उसने इज्जत की जिंदगी की आस ही छोड़ दी थी पर किंजल के कारण उसे जिंदगी की एक मौका और दे रही थी। किंजल खाने के बाद उसके साथ कल की तैयारियों के बारे में बातचीत करने लगी। प्रखर ने जब सुना कि हर्षित किंजल को घर वापस भेज देगा तो गुस्से से बौखला गया। भाई, आपको यदि उससे शादी नहीं करनी है तो अपने शादी के साथ ही मेरी उससे शादी करा दीजिए। मैं उसे पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। हर्षित डेकोरेशन करने वाले को समझा रहा था, तब प्रखर उससे जाकर बोला। वो उसकी बात सुनकर पहले तो कुछ देर उसे देखता है, फिर उस आदमी को एक नौकर के साथ दूसरे कमरे में सजावट करने भेज देता है। प्रखर, तुम किंजल जैसी लड़की के लायक नहीं हो कि तुम्हारी शादी उससे करा दूं, और वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करती। हर्षित उसे प्यार से कहता है, भाई वो शादी के बाद मुझे पसंद करने लगेगी। प्लीज मुझे किंजल से ही शादी करनी है। वो बात समझने को तैयार नहीं था। ऐसी बात है तो तुम खुद ही उसे मना लो जाकर। यदि वो हाँ कर देगी तो मैं तुम्हारी शादी कल ही करा दूंगा और अगर वो मना कर देगी तो तुम जिद पर नहीं रहोगे। हर्षित हार मानते हुए उसे किंजल के पास भेज देता है। किंजल पुष्पा और हर्षित के लिए खरीद कर आए शादी के कपड़ों की फिटिंग और डिजाइन देख रही थी। पुष्पा वहीं बैठी हुई थी। जब वो चला आया, पुष्पा, मुझे किंजल से कुछ देर बात करनी है, तुम जाओ थोड़ी देर यहाँ से। वो पुष्पा को कहता है, तुम्हें जो भी बात करनी है इसके सामने कहो वरना तुम जा सकते हो। किंजल साफ शब्दों में कहकर अपने काम में लग जाती है। प्रखर गुस्से से भर जाता है मगर खुद पर काबू पाते हुए, किंजल देखो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना तब जवाब देना। पहले तो मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। किंजल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कल भाई के साथ ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
प्लीज़ तुम हाँ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊँगा और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तुमने ऐसा कैसे सोचा कि तुमसे शादी करना चाहोगे और मैं मान जाऊँगी? मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊँगी, पर तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करूँगी। कहकर वो वहाँ से पुष्पा का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है। प्रखर गुस्से से बेड पर मुक्का मारता है। पापा हर्षित के फैसले से बहुत खुश थे, इसीलिए बिजनेस का 70% उसे और प्रखर को 30% देने की बात कर रहे थे। वो इसी कारण किंजल से शादी करके सुधरने का नाटक करके आधा आधा बिजनेस चाहता था, पर किंजल के कारण उसका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। वो सीधे रास्ते चलना चाहता था, पर अब वह टेढ़े रास्ते से अपना इरादा पूरा करने की ठान चुका था। वो गुस्से से घर से कहीं गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। इधर कल्पना देवी और सुमित अपने घर में बैठकर रात का खाना खा रहे थे, जब उनके दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। रे सुमित, आ देख तो, इतनी रात को कौन मरने आया है हमारे घर? कल्पना देवी खाते हुए सुमित से कहती हैं। वो भुनभुनाते हुए दरवाज़ा खोलता है। अपने सामने नशे में चूर, सूट बूट पहने अमीरों जैसी शख्सियत को देखकर चौंक जाता है। कौन है आप, और इतनी रात को हमारे झोपड़ी में क्या लेने आए हैं? वो उससे पूछता है। मुंह बाएं खड़ा था। हटो मेरे सामने से, कहते हुए उसे धक्का देकर अंदर जाकर कल्पना देवी के आगे बैठ जाता है। तू किंजल की सौतेली माँ है ना? वो प्रखर था, अब अपनी शैतानी दिमाग से काम बनाने चल पड़ा था। सुमित गेट बंद कर कर उसके पीछे जाकर वहीं बैठ जाता है। हाँ हूँ उस कलकनी की सौतेली माँ, बाप के मरते ही हमारी नाक कटा दी और उसे छोटे ठाकुर के साथ उसके घर चली गई। मेरे पति का कमाया 5 लाख रुपया और अपने पढ़ने के नाटक में खत्म कर रही है। भगवान उसका कभी अच्छा नहीं करेगा। उसने कभी अपनी माँ और भाई के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो रट्टू तोते की तरह बोलने लगी थी। ए चुप कर बुढ़िया, कितनी बोलेगी? मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया हूँ। हाँ, अगर तुम दोनों मेरी मदद कर दोगे तो तुझे लाखों रुपए दे सकता हूँ। बोल, करेगी मेरा छोटा सा काम? वो उन दोनों को लालच दे रहा था। हाँ जरूर करेंगे, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, हम कुछ भी करेंगे, आप कहिए। तो आप कौन हैं? सुमित अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनकर क्या करोगे? तो फिर सुनो। वो अपनी बात उन दोनों को समझाने लगता है। आगे की कहानी अगले भाग में।